चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये वाला ह्यूमन सेटलमेंट और आपकी बुक 1 का जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो काफ़ी मैचिंग है, तो वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चे को कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये सेकंड बुक से लिया गया है, फर्स्ट बुक से लिया गया है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। इन द वर्ल्ड पूछा गया या इन इंडिया पूछा गया, सबसे पहली बात तो ये देख लेना। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन में रह जाओगे। चैप्टर 4 पहली लाइन, ये 1 मार्क की डेफिनेशन है ह्यूमन सेटलमेंट की। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ, दूसरी पेंसिल ले लेती हूँ। Human cluster mean cluster of dwellings of any type or size where human beings live. तो हर वो इलाका जहाँ पे इंसान जाके रह रहा है उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ये ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन है 1 मार्कर में। ठीक है, आगे की लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझा देती हूँ। लोग रहने के लिए घर वर बनाते हैं और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस एरिया को जो है वहाँ पे फिर वो कमाई के जरिए भी ढूंढते हैं। 10 सेटलमेंट के अंदर जो है लोग एक साथ रह रहे हैं, रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, कमाई करने का जरिया ढूंढ रहे हैं। सेटलमेंट बहुत तरीके के होते हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, बड़े टाइप्स के होते हैं। छोटे से गांव से लेके बहुत बड़े शहर तक होते हैं। तो उसके अंदर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स अपने होते हैं, उसमें सोशल करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, टेक्नोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत तरीके के रहने के तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके की सेटलमेंट्स हो सकती हैं। गांव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, लोग बहुत ही चिपक चिपक के रह रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा घुसे पड़े हो थोड़े एरिया के अंदर, या बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर बहुत थोड़े लोग रहते हो। तो बहुत चीजों के बेसिस पे आप सेटलमेंट्स को डिवाइड करते हो। सबसे जो फेमस तरीका है वो होता है शहरी सेटलमेंट और गांव का सेटलमेंट, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलोज। एक शहर के बीच में और एक गांव के बीच में ये डिफरेंस है। पहला पॉइंट, the rural settlement derive their support or basic economic needs from land based primary economic एक्टिविटीज। तो जो गांव की कमाइयां होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, खेती बाड़ी कर ली, आपका जो है माइनिंग कर ली, इन सब के थ्रू जो है आपका गांव का खर्चा चलता है, गांव में कमाइयां होती हैं। वहीं पे शहर में जो कमाइयां होती है वो प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से मिल रहा है, हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर और सर्विसेज में होता है। तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज अर्बन सेटलमेंट्स का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, City act as node of economic growth, provide good and service not only to urban dwellers but also to the people in the rural settlement in their hinterland in return for the food and raw material। इसका क्या मतलब है कि शहर जो है फाइनल गुड्स बना के, कपड़े, मशीन्स, आपका जो है और भी बहुत सारे औजार, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब बना के गांव में भी देता है और शहरों में भी देता है। तो शहर क्या काम करता है, फिनिश गुड बनाने का काम करता है, और वो फिनिश गुड आगे शहरों में भी जाते हैं और गांव में भी जाते हैं। इतना क्लियर। वहीं पे द फंक्शन, हाँ सुनाई दे रहा है। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपको पूरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फूड एंड रॉ मटेरियल तक मार्क कर लेना। इसकी मैं फोटोज भेज दूंगी, मैं जितना मार्क कर रही हूँ क्वेश्चंस में पहले दे चुकी हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स भी मैंने भेज दिए। थर्ड पॉइंट, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफरेंट इन टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। गांव में रहने वाले लोगों का जो नजरिया है, सोशल कैटेगराइजेशन है, उनका जो सामाजिक रिश्तों की बात करी जाए तो गांव में रहने वाले लोगों का अलग तरीका होता है और शहर में रहने वालों का अलग तरीका होता है। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशनशिप अमंग देम आर इंटीमेट। इसका क्या मतलब है, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो जनरली जहां पैदा हुए वहीं रह गए। ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, नहीं, वो अपनी पेरीफेरी के अंदर ही घूमते रहते हैं, अपने आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। और उनके जो सोशल टाइज होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव के लोगों को बहुत ज्यादा निभा के रखने का वो रहता है कि हम ज्यादा निभाएं उनके साथ। तो उनके सोशल टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू शहर वाले लोग। शहर वाले लोग बहुत मोबाइल होते हैं, वो इधर से उधर फिरते रहते हैं और उनको सोशल रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अर्बन लाइफ, जो गांव की लाइफ होती है, सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, अपना रोटी खाई पिए, अपना काम किया और सो गए।
ठीक है, बट जो आपकी शहर की लाइफ है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वहाँ पे आपको 36 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ में जीते हो और आप इतने ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, आप कटे हुए रहते हो और लोगों से। ठीक है। गाँव के रिलेशन जो है वो जो है ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं, शहरों के रिलेशन ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इसमें आ जाना। इसमें आप पेज नंबर 33 फर्स्ट पैराग्राफ 7th लाइन में लिखा होगा या 4th लाइन से मार्क कर लेना, देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। तो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, 1 या 3 मार्कर, कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। तो गांव में कोई किस तरीके की सेटलमेंट में रह रहा है, उसके पीछे के क्या मुख्य कारण हैं इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले है फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ टेरेन, फिजिकल फीचर की पहाड़ी इलाका है कैसा है, टेरेन में भी वही चीजें आ जाती हैं आपकी, ऑल्टीट्यूड कितनी हाइट पे है, प्लेन एरियाज में है, ऊंचाई पे है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, गर्म ठंडा, पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है, ये हो गए फिजिकल फीचर्स। देन आपके कल्चरल और एथनिक फीचर्स आ जाते हैं कि वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कास्ट कौन सी डोमिनेंट है, वहाँ पे धर्म कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी फैक्टर्स, कि वहाँ पे जो है चोरी चकारी तो नहीं होती है, रॉबरी तो नहीं होती है। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट इन इंडिया को अफेक्ट करते हैं। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में एज इट इज। ठीक है। फिर हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर गांव की जो सेटलमेंट्स है वो 4 टाइप्स में बटी हुई है। ठीक है। सबसे पहले है क्लस्टर्ड। आपसे इनमें ना डिफरेंस पूछ लेंगे, जैसे 4 टाइप है, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स। पेपर में पूछ लेंगे कि क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड में क्या फर्क है, हेमलेटेड और डिस्पर्स में क्या फर्क है, क्लस्टर्ड और डिस्पर्स में क्या फर्क है। तो डिफरेंस बिटवीन की तरह 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन से। खाली एक नहीं पूछेंगे, किसी दो का डिफरेंस पूछेंगे, खाली एक में सिर्फ एक आता है हेमलेटेड। ठीक है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट अंडरलाइन कर लेना, क्लस्टर्ड होता है झुंड, बहुत ज्यादा लोग एक ही एरिया में घुसे पड़े हैं जब। ठीक है। इसको क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड, ये तीनों वर्ड दिए गए हैं। The clustered rural settlement is compact or closely built up area of houses. In this type, village and the general living area is distinct and separated from the surrounding farms, barns, and pastures. The closely built up area and its intervening street present some recognizable shape, geometric shape, etc. एक लाइन छोड़ के, such settlement are generally found in fertile alluvial plain and in northeastern state. तो इसके अंदर क्या होता है कि लोग छोटे से सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। ठीक है। गांव के अंदर थोड़े सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग घुसे पड़े होंगे। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो एक तरीके का शेप नजर आएगा, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो इस झुंड को एक शेप दिखता है, ये किसी ना किसी सर्कुलर शेप में रह रहे होंगे। ठीक है। आपका टी शेप हो सकता है, ये सब होता है। इसमें जो है बहुत ही क्लोज नेट होते हैं ये सब एरियाज। ये आपको एलोवियल प्लेन में देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मार्क कर लेना, बुंदेलखंड रीजन, ये पूरा ही मार्क कर लो। समटाइम लोग जो है पास पास इसलिए भी रहते हैं ताकि सिक्योरिटी रहे, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, गांव तो पहले से ही फीचर थे, कोई नया फीचर तो आया नहीं है, तो अटैक होते थे, एक एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे अटैक कर रहा है। ठीक है। एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये एक तरह के डिफेंस के चक्कर में भी लोग पास पास रहते थे कि अगर हमला हो तो सारे मिलके सामना कर सकें। तो ये इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बुंदेलखंड रीजन, मध्य प्रदेश और नागालैंड। ठीक है। राजस्थान में मुख्य कारण जो लोगों का साथ साथ रहने का था वो था पानी। बहुत थोड़ी जगहों में पानी मिलता था, जहां पानी मिलता था वहां सब घुस जाते थे। ठीक है। जयपुर, उदयपुर सब इस तरह के बेस पे बने हुए हैं। ये 1 मार्क में पूछ लेंगे कि डिफेंस के पर्पज से लोग जब साथ में रहते हैं वो कौन सी स्टेट का है, कौन से रीजन का एग्जाम्पल है। ठीक है। राजस्थान में लोगों का क्लस्टर्ड सेटलमेंट में रहने का क्या रीजन रहा है। ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड, semi-clustered or fragmented settlement may result from the tendency of clustering in a restricted area or dispersing settlement. More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of large compact villages. In this, one or more section of the village society choose is forced to live a little away from the main cluster village. तो इसके अंदर क्या होता है
कि ये जो है आपका गांव के अंदर ही, या इस तरह से कह सकते हैं, इन जस्ट सच केसेस, मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर बताती हूँ। इन सच केसेस जनरली द लैंड ओइंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, वेयर एज पीपल ऑफ लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी एंड मीनियल वर्कर सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज। तो जो डोमिनेंट कास्ट होगी वो तो बिल्कुल सेंटर में रहेगी गांव के, ठीक है, और उससे थोड़े से गैप के ऊपर रहेंगे वो भी गांव के लोग ही, पर वो नीच जात वाले लोग रहेंगे, ठीक है, माइनॉरिटीज को। तो इसके अंदर सेमी क्लस्टर्ड भी झुंड तो बने होते हैं, पर इसमें दो तीन झुंड बने हुए होते हैं अलग अलग। इसमें एक झुंड रहेगा डोमिनेंट कम्युनिटी का, ठीक है, और उसी झुंड से थोड़ा सा दूर पे एक और झुंड होगा, वो होगा आपका माइनॉरिटी का, एक तरह से माइनॉरिटी ग्रुप का, ठीक है। तो जमींदार वगैरह जो है वो बड़ा ग्रुप बना के बैठे होंगे, और जो आपके वो होंगे साफ सफाई करने वाले जमादार एंड ऑल ये सब, वो उनका एक अलग होगा, ठीक है। बस ये पूरा ही मार्क कर लेना, लोअर सोसाइटी आउटर फ्लैंक ऑफ द कम्युनिटीज पे, आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज तक। इस तरह के सेटलमेंट आपको गुजरात और राजस्थान में काफी देखने को मिलेंगे। फिर हम आते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गांव बने हुए होते हैं वो जात के हिसाब से बने होते हैं। ये सारा गांव जो है धोबियों का गांव है, ये सारा गांव सुनारों का गांव है, ये सारा गांव लोहारों का गांव है। इस गांव में सारे लोहार रहते हैं, इस गांव में सारे मिट्टी का काम करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी गांव बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके जो ये होते हैं गांव, ये एक दूसरे से बटे हुए होते हैं और उनका एक कॉमन नाम होता है इनका, जैसे हैमलेटेड सेटलमेंट को हिंदी में बोलते हैं पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी। पेपर में पूछ लेंगे वन मार्कर में, ठीक है। इसमें जो है आपके, ये आपको एक लाइन छोड़ के लिखा है, सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालयास। डिस्पर्स सेटलमेंट आपकी पहाड़ों पे देखने को मिलती है, एक घर यहाँ पे, फिर बहुत दूर दूसरा घर है, उससे बहुत दूर तीसरा घर है, ठीक है। Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets of few huts in remote jungles or in small hills with farm and pastures on the slopes. इसमें लास्ट लाइन मार्क कर लेना, मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। ये आपका रूरल सेटलमेंट पूरा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अर्बन सेटलमेंट, शहरों पे, ठीक है। Urban settlement are generally compact, larger in size. They are engaged in variety of non-agriculture, economic and administrative function. सीधा आ जाना evolution of town in India। ये आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर शहरों का निर्माण हुआ। पहले किस तरीके के शहर थे, फिर आगे क्या चेंजेस आए, और अब किस तरीके के शहर हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शहरों की ग्रोथ कैसे हुई हिंदुस्तान के अंदर, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहली लाइन मार्क करना इसकी, कि हिंदुस्तान में शहरों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, सिंस द आपका हड़प्पन एजेस, ठीक है। तो टाउन फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर इन एग्जिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, आपसे पेपर में पूछ लेंगे टू प्री हिस्टोरिक टाउन्स के नाम बताओ, तो आप बोलोगे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के, इट कंटिन्यूड periodic up and down until the arrival of Europeans in India in the 18th century. On the basis of their evolution in periods, Indian town may be classified as, पहला है आपका एंशियंट टाउन, ठीक है, जो सबसे पुराने शहर थे। तो ये वो शहर हैं जो हिंदू राजाओं ने ज्यादा एस्टैब्लिश किए थे, ठीक है। हिंदू में इंडिया में 3 तरीके के राजा आ चुके हैं, एक तो हिंदू राजा, दैट चोला, चेरास, पांड्यास, ये वाले राजास। देन आपके मुगल राजाज आ चुके हैं जिसको आप मिडिएवल टाउन का नाम देते हो। देन आपके ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने बॉम्बे, कैलकाटा, इन सारे एरियाज को जो है, मद्रास को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हम एंशियंट टाउन पे करते हैं, जो आपकी पूजा पाठ वाली जगहें थी, वो बेसिकली उसके अंदर वो सारी आती है एंशियंट टाउन के अंदर। देर आर number of towns in India having historical background स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर, 2000 साल पुराने आपके शहर हैं ये। इसमें आपका वन एग्जाम्पल है वाराणसी,
प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई। 1 मार्कर में एग्जाम्पल पूछ लेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका मिडिएबल टाउन। सेकेंड लाइन से मार्क करना, ये जो थे हेडक्वार्टर्स की तरह काम करते थे बहुत सारे आपके राजाओं का, साम्राज्यों का। इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। मॉडर्न टाउन, फोर्थ पॉइंट। पहली दो लाइनें, ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड द नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। फिर दो लाइन छोड़ के करना, दे फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट सच एज सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, उसी के बाद इसमें अंडरलाइन कर लेना, the British later consolidated their hold around three principal nodes Mumbai, Chennai and Kolkata and built them in British style। यहाँ तक मार्क करना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस a large number of towns had been developed as administrative headquarters। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आज़ादी के बाद बहुत सारे शहरों को डेवलप करा गया, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। ठीक है, फिर हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर आ जाते हैं, दुर्गा, भिलाई। देन हमारे जो है बस इतना ही मार्क कर लेना, काफी है। ये 5 पॉइंटर बन गए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लोग अब गांव छोड़ छोड़ के शहरों में मूव कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, गांव थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया थर्ड लाइन से मार्क कर लेना, या अंडरलाइन कर लो। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन भी मार्क कर लो। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन के अंदर शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की अर्बनाइजेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से 31.16%। ठीक है, 70% लोग आज भी गांव में, 30% लोग शहरों में है। ठीक है, बाकी डेवलप कंट्री के कंपैरेटिवली ये नंबर काफी लो है, बट 20th सेंचुरी के अंदर अर्बनाइजेशन 11 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक है, नाउ अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ये मैंने आपको पहले को टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया था, ये मैं आज करवा रही हूँ। ठीक है ना। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर इनटू 6 क्लासेस। अर्बन सेंटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी और क्लास 1 टाउन। अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उसे क्लास 1 सिटी कहते हैं। समझ आया? ठीक है, अगर 1 मिलियन से 5 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो अगर 10 लाख से 50 लाख तक की आबादी किसी एरिया में रह रही है, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क में अलग से पूछ लेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी। एंड अगर 5 मिलियन 50 लाख से ज्यादा लोग कहीं पे रह रहे हैं, उसे मेगा सिटी कह रहे हैं। ये 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मिलियन सिटी और मेगा सिटी, सॉरी हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेगा सिटी में फर्क बताओ, बोर्ड में आया हुआ है। मिला? ठीक है, अगर 1 लाख तक की आबादी, उसे क्लास 1 टाउन बोलेंगे। ठीक है, 1 मिलियन टू 5 मिलियन है, 1 मिलियन टू 5 मिलियन है, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी। 5 मिलियन एंड अबव है तो मेगा सिटी। ठीक है, टेबल 4.2 पे आ जाओ। 1 लाख से ज्यादा की आबादी हो तो उसे क्लास 1 टाउन बोलते हैं। 50,000 से 1 लाख तक के कम की आबादी हो, 1 लाख से एक नंबर कम तक की, तो उसे जो है क्लास 2 बोलेंगे। 20 से 50,000 क्लास 3 है। 10 से 20,000 क्लास 4 है। 5 से 10,000 क्लास 5 है। और 5,000 से कम लोग रह रहे हैं तो वो क्लास 6 है। ठीक है, इंडिया में इंडिया में क्लास 1 सिटीज है 468। समझ आया? शोर कर रहे हैं इसलिए को। अच्छा, इंडिया में क्लास 1 सिटीज है 468। ठीक है,
क्लास 2 सिटी है 474, क्लास 3 सिटीज 1373 और क्लास 4 सिटीज 1683 है। तो क्लास 3 हमारा सबसे ज्यादा शहर है और क्लास 4 नहीं, क्लास 5 है एक्चुअली में। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए, टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो आपकी अर्बन पॉपुलेशन जो है 2,27,899 समथिंग समथिंग इस तरह से है। तो आप इस पे आइएगा परसेंटेज पे। हमारे जो टोटल शहर की आबादी देखी जाए, जितने लोग शहर में रह रहे हैं, उसके 60% लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सी क्लास 1 में रह रहे हैं, क्लास 2 में, क्लास 3 में? क्लास 1 में रह रहे हैं। उसके बाद क्लास 2 में है, क्लास 3 में है? क्लास 3 में। तो सबसे ज्यादा लोग क्लास 1 में रह रहे हैं, शहरी लोग, फिर क्लास 3 में रह रहे हैं, फिर क्लास 2 में रह रहे हैं। मतलब कि लोग जब माइग्रेट करते हैं तो क्लास 3 से, क्लास 4 से सीधा क्लास 1 में माइग्रेट करते हैं, क्लास 2 में कम माइग्रेट करते हैं, क्योंकि सबको बेस्ट चाहिए। ठीक है, क्लास 1 आर ऑलवेज द बेस्ट। देन एक लाइन छोड़ के आपको लिखा है अर्बन एग्लोमरेशन। ये 3 मार्कर की डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन एग्लोमरेशन? ठीक है। एन अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। एक अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो किसी भी 3 कॉम्बिनेशंस में हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे दिल्ली एनसीआर, दे आर अर्बन एग्लोमरेशन। पहले दिल्ली जो था वो छोटी दिल्ली थी, अपनी पुरानी दिल्ली, देन वो बड़ी दिल्ली बन गई, न्यू दिल्ली एंड पुरानी दिल्ली। ठीक है, अब उसके अंदर जो है दिल्ली एनसीआर के एरिया को भी आप नियर बाय एरियाज को भी लेते चले जा रहे हो। ठीक है। तो अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड अर्बन एग्लोमरेशन। जैसे हमारा द्वारका है और रोहिणी है, एक्सपैंड होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? तो ये हमारा अर्बन एग्लोमरेशन होगा। टू और मोर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिजियस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ। दो शहर जो पास पास में पड़ते हो, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गाजियाबाद। अ सिटी एंड वन और मोर adjoining towns with their outgrowths together forming a contiguous spread। जब एक शहर और साइड में छोटे छोटे शहर साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां से, उसे अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली, रोहिणी और द्वारका, वो भी आपका जो है अर्बन एग्लोमरेशन है। दिल्ली और गुड़गांव अर्बन एग्लोमरेशन, दिल्ली फरीदाबाद एग्लोमरेशन है। दिल्ली गुड़गांव, एक तरफ गुड़गांव हो गया, एक तरफ गाजियाबाद हो गया, एक बार फरीदाबाद हो गया, ये आपका, ये भी अर्बन एग्लोमरेशन है। तो ये किसी भी फॉर्म में आपका अर्बन एग्लोमरेशन हो सकता है। ठीक है। तो दिल्ली का एक तरफ गुड़गांव अटैच हो गया, वो भी उसी के साथ कनेक्टेड हो गया एक तरह से। तो ये सब चीजें आपकी अर्बन एग्लोमरेशन होती हैं। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। ना अब टेबल 4.2 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। पेपर में क्या होगा, आपको ये टेबल आ जाएगा और आगे जो पाई चार्ट दे रखा है वो पाई चार्ट आ जाएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसके आंसर मैं मार्क करवा रही हूँ। सबसे पहला आंसर है, मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन क्लास 1 टाउन। सबसे पहले याद रखना, 60% से ज्यादा शहरी लोग क्लास 1 में रहते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, नहीं एक लाइन छोड़ के नहीं, ये भी कर लेना। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट ये है, आउट ऑफ 468 सिटीज 53 जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। तो क्लास 1 के अंदर 53 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब 1 मिलियन टू 5 मिलियन। उसके अलावा 6 मेगा सिटीज आती हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पे अंडरलाइन कर लेना, मेगा सिटीज के नाम दिए हुए हैं। सबसे बड़ी मेगा सिटी है ग्रेटर मुंबई, 1 मार्कर। नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके अलावा जो जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये हमारी मेगा सिटीज हैं इंडिया की। यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा की आबादी है। दिल्ली की है 1,70,00,000। इतना समझ में आया? अब टाउन्स को उनके फंक्शंस के बेस पे डिवाइड किया जाए तो किस किस तरीके के टाउन्स हैं हिंदुस्तान में, ये भी आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था एवोल्यूशन ऑफ टाउन, और ये वाला क्वेश्चन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, कि किस तरीके के टाउन किस किस फंक्शन के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाउन बना रखे हैं हमने, फिर इंडस्ट्रीज के लिए अलग टाउन बना रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग टाउन बना रखे हैं, माइनिंग के लिए अलग टाउन हैं। उस तरह से पूछ लेंगे। ठीक है। क्या टाइम हुआ है? ठीक है।
नहीं करना है, इस पर इतना स्ट्रेस मत लो इसमें। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, तो अंडरलाइन कर लेना लास्ट 3 लाइनें पहले पेज 36 के पैराग्राफ की। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या सिटीज, जहां से सरकार बैठ के पूरे देश का संरक्षण करती है, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे फोकस करना ज्यादा। चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एटसेट्रा। आ सकती है, पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन, इसमें आप क्या रहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत हो, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, एनी टू। ट्रांसपोर्ट सिटीज, यहाँ पे पोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कांडला, कोची, कोझिकोड, एनी टू। कमर्शियल टाउन जहाँ खरीद बेच होती है, कोलकाता, सहारनपुर एटसेट्रा। माइनिंग टाउन, जहां से मिनरल्स निकलते हैं, रानीगंज, झड़िया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। गैरिसन टाउन, आर्मी एरिया, कैंट एरिया। अंबाला, जलंधर, माओ, बपीना, उधमपुर। एजुकेशनल टाउन, आईआईटी, बिट्स, पिलानी, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। रिलीजियस, पूजा पाठ वाले टाउन, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई। टूरिस्ट टाउन, पहाड़ियां, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये लाइन है, अंडरलाइन कर लेना। द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, तो अगर आपने ये सोच लिया कि ये सिटी सिर्फ एक फंक्शन के लिए नहीं बनी है, ठीक है, एक ही सिटी बहुत सारे फंक्शन भी कर रख सकती है। जैसे दिल्ली एक टूरिस्ट टाउन भी है, दिल्ली एजुकेशनल टाउन भी है, दिल्ली कमर्शियल टाउन भी है, ठीक है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, मतलब बहुत सारी चीजें कर रही है दिल्ली। तो आप ये नहीं स्टैटिक कर सकते कि एक शहर एक फंक्शन के लिए, एक शहर बहुत सारे फंक्शन भी कर सकता है। ठीक है। अब एक पहले आ जाओ टेबल 4.3 पे, ये पहली बार आपको दिया गया है। ठीक है। मिलियन प्लस सिटीज, ये एम कॉर्पिल क्या है इसमें, एम कॉर्प म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्या है ये श्रीनगर में तो यूए का रहता है, अर्बन एग्लोमरेशन हो गया। एम कॉर्पिल क्या है? हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन याद रखना है, मुंबई। आपको मुंबई लिखा होगा, ग्रेटर मुंबई या मुंबई। ये आपको 53 मिलियन सिटीज दे रखी हैं। ठीक है। इन मिलियन सिटीज के अंदर भी जो सबसे बड़े वो है आपको मेगा सिटी, वो याद रखना, ग्रेटर मुंबई याद रख लेना। ठीक है। एक आपको ग्रेटर मुंबई, हाँ, ठीक है। इसके बाद अर्बन एग्लोमरेशन में ये कुछ 18 लाख, नहीं 18 लाख से भी ज्यादा है ये, 1,84,84,218, समथिंग इज वेरी बिग नंबर। ठीक है। अभी मुझे एक चीज देखने दो, इसके अंदर एक 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 तो सब में ही है, 1 करोड़ तो ये सारी ही हैं इसमें। नहीं, हार्डली मैटर्स, छोड़ दो। इसमें सिर्फ ग्रेटर मुंबई याद रखना, और कुछ नहीं याद करना इसमें। अभी एक नया बॉक्स ऐड हुआ है पेज 38 पे, ये भी नया ऐड हुआ है इस साल, स्मार्ट सिटीज मिशन। ये आपको आ जाएगा पेपर में 3 मार्कर। ठीक है। स्मार्ट सिटीज क्या बनाई जा रही है, जो हाँ, तो मैं दूंगी, अगर टेस्ट लूंगी तो मैं दूंगी। स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि लोग जो है क्लास 3 सिटी से क्लास 1 सिटी में आ रहे हैं, क्लास 2 सिटी के अंदर पॉपुलेशन कम है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो छोटे टाउन्स हैं क्लास 4, क्लास 5, क्लास 3, क्लास 2 के, उनके अंदर इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी क्लीनलीनेस और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोग अपने शहरों को छोड़ छोड़ के ना जाए। क्योंकि कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे आपकी जो मेगा सिटीज वगैरह, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। हर किसी को इसी इलाके में घुसना है, हर किसी को दिल्ली मुंबई में घुसना है। ठीक है। तो बर्डन आ रहा है इन जगहों पे। इन जगहों के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो बाकी सिटीज हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है कि लोग वहां पे जाएं, वहां पे अच्छी नौकरियां
ढूंढे। तो इन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर लिया गया है। ठीक है, उसको अब हम पढ़ते हैं। The objective of Smart City Mission is to promote the cities that provide core infrastructure, a clean, sustainable environment, and give a decent quality of life to citizen. तो फर्स्ट ये शहरों को ऐसा डेवलप करेंगे कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट बढ़िया, टॉयलेट्स की सुविधा होगी, मतलब हर तरीके से इसको बढ़िया बनाने की कोशिश करें ताकि बंदे अट्रैक्ट हो, लोग अट्रैक्ट हो हिंदुस्तान के और यहाँ पे जाएं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, one of the features of smart cities to apply smart solution to infrastructure and service in order to make them better. तो ये जो है मतलब स्मार्ट सिटी में यही है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले हैं सारा का सारा। ठीक है, तो छोटे छोटे शहरों में एक से एक बेस्ट फैसिलिटी देने का काम ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एरिया लेस वनरेबल टू डिजास्टर यूजिंग फ्यूअर रिसोर्स एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना ताकि जो है कल को घर वगैरह भी बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं कि भूकंप बाढ़ वगैरह में खराब ना हो जाए। ठीक है, the focus is on sustainable and inclusive development. The idea is to look at compact area, create a replicable model which act as a lighthouse to other aspiring cities. इसका मतलब ये है कि आप बड़े शहरों की देखा देखी छोटे शहरों को भी इतना अच्छा बना दो कि आप वहां से निकलना ना चाहो। मोटी बात ये है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन 3 मार्कर में आ सकता है, इसके 3 पॉइंट्स याद कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर नदी किनारे नहीं है? आगरा के पास तो यमुना बहती है, चेक करो, इसमें लिखा तो नहीं है रिवर बैंक। रिवर बैंक का कोई इन्होंने ऑप्शन दिया है? रिवर का तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था। ऐसे टाइम पास के लिए पूछ लिया। चलो देख के बताती हूँ इसका मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टाउन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर, ये फर्स्ट बुक से पूछा गया है। सी नहीं होगा, सी आंसर है मतलब इसका। इन्होंने कहा है कि शहर के अंदर ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है कि मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। क्या जो आपके शहर होते हैं, शहर के लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा होते हैं? तो ये लाइन गलत है। In which of the following environment does one expect the presence of dispersed rural settlement? Dispersed rural settlement आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? एलुवियल प्लेन्स में? हाँ, हाँ। Which of the following group of cities have been arranged in sequence on the ranks 1, 2, 3, 4 in size? ये एग्लोमरेशन वाइज पूछ रहे हैं, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है? हम्म, कोलकाता। इन्होंने दिल्ली का नाम पहले लिखा है। कोलकाता का एक सेकंड देख के बताती हूँ। कोलकाता, 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 GN। कोलकाता का है 14, दिल्ली का है 16। दिल्ली का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। डी कर लो, इसका आंसर मेरे ख्याल से डी है, साइजेस के हिसाब से। अब मुझे भी एग्जैक्ट, ग्रेटर मुंबई तो नंबर 1 पे है ही है, तो बी और सी ऑप्शन तो हट ही गए। ए और डी में से करना है। ग्रेटर मुंबई के बाद बैंगलोर कोलकाता आएगा या कोलकाता दिल्ली आएगा? बैंगलोर सबसे पीछे है, सिर्फ हैदराबाद से आगे है। तो ग्रेटर मुंबई कोलकाता दिल्ली कर सकते हो, साइजेस के हिसाब से पूछा गया।
ठीक है, बस इसके अंदर से फिलहाल इतना ही, बाकी इसका टेस्ट नेक्स्ट क्लास में लूंगी। हाँ, ट्यूसडे को टेस्ट है, मंडे को रख लूँ नहीं तो।